Hi everyone, I am Achal from Tyler Zone and welcome you again to the GS test series. This is test number 10 and this test is based on economics question. यहाँ थंबनेल पे आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसे आप लोग आंसर ज़रूर करें और टेस्ट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः युग्मित होता है, मतलब रिलेटेड होता है ए अपस्फीति के साथ, डिफ्लेशन के साथ या इन्फ्लेशन के साथ, सी स्टैगफ्लेशन के साथ या डी हाइपर इन्फ्लेशन के साथ। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन को आप लोग महंगाई से याद रख सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और जब जब महंगाई बढ़ती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आर्थिक विकास का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो इन्फ्लेशन स्फीति के साथ होता है। स्फीति इन्फ्लेशन की दर यदि 4% रहे तो आर्थिक विकास अच्छे से होता है। यदि स्फीति दर 4% से अधिक होता है तो आर्थिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अमूमन जो स्फीति दर रखी गई है, इन्फ्लेशन रेट रखी गई है, वो ±2%, मतलब 4% से 2% ज़्यादा या 2% कम तक हो तो इन्फ्लेशन को सही माना जाता है। पर यदि 8-9% ऐसे हो तो आर्थिक विकास पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन रिलेटेड ही है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? ए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बी मुद्रा का मूल्य गिरता है, सी विनिमय दर में सुधार होता है या डी उपरोक्त ए और बी दोनों। तो देखिए इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है, इन्फ्लेशन बढ़ने पे वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा के मूल्य की बात की जाए, वैल्यू ऑफ रुपीज़ की बात की जाए तो ये गिरता है, इसकी वैल्यू गिरती है। और विनिमय दर में सुधार नहीं होता बल्कि गिरावट होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। अब मुद्रा मूल्य में गिरावट का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कोई वस्तु है वो आपको पहले 2 रुपए की मिल रही थी, पर इन्फ्लेशन बढ़ने पे उसी वस्तु का जो मूल्य होता है वो 4 रुपए हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन ये कहेंगे कि जो रुपये की जो वैल्यू है वो घट गई है। घटी कैसे? यहाँ पे तो लग रहा है कि बढ़ रहा है, पर इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो वस्तु हमें 2 रुपए में मिल जाती थी अब उसके लिए हमको 4 रुपए देना पड़ रहा है। यही रीज़न है कि जो स्ट्रेंथ होती है रुपीज़ की वो यहाँ गिर जाती है। तो इससे आप रिलेट करके देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ता है जबकि मुद्रा का मूल्य गिरता है। विनिमय दर की बात की जाए, एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के कारण उसमें गिरावट आती है। तो सारे टर्म्स को याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसने भारत में वर्ष 2016 to 2021 के लिए ±2% के सराहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नीति आयोग या 14th वित्त आयोग। देखिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, भारत सरकार। भारत सरकार ने इन 5 वर्षों के लिए 2016 से 21 के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है उसको ±2% के रेंज में 4% का रखा है और ये 21 तक चलेगा, इसे याद रखिएगा। तो भारत सरकार ने 2016 से 21 के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट की माप किस आधार पर की जाती है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स, सी श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या डी उपरोक्त सभी। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो देखा जाए तो इन तीनों के ही आधार पर माप किया जाता है इन्फ्लेशन रेट का, चाहे वो CPI हो,
WPI हो या श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत सूचकांक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर इसमें से पूछा जाए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है या सबसे प्रचलित बेस कौन सा है जिस पे हम लोग इन्फ्लेशन रेट को मापते हैं, तो उसका आंसर होगा बी, थोक मूल्य सूचकांक। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन तीनों में सबसे पॉपुलर है WPI। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की जो दर है वो तीनों पर निर्भर करती है। उपरोक्त मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा मूल्य पर आधारित होता है। और कर्मचारी महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसका निर्धारण भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के ही थ्रू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछा एग्जाम में। सबसे प्रचलित सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक WPI होता है। इसमें जो वस्तुओं की संख्या है वो 697 वस्तुएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, इसके लिस्ट में है। और इन 697 वस्तुओं में जो सबसे अधिक भारांश जिस वस्तु का है वो है विनिर्मित वस्तुएं, इसे भी याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के नियंत्रण की विधि नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ए, मांग पर नियंत्रण, बी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी, ब्याज दर को कम करना, या डी, वस्तुओं की राशनिंग। तो इन्फ्लेशन के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? इसका आंसर देखिए होगा सी, ब्याज दर को कम करना, ये विधि नहीं है इसकी। जबकि मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग करके हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर देखिए ब्याज दर की बात की जाए तो इससे बढ़ाकर ही मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, घटाकर नहीं। और इसका रीज़न क्या है कि देखिए, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता रहती है तो इन्फ्लेशन का बढ़ना जारी रहता है। पर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्केट की जो लिक्विडिटी रहती है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी है कि बैंकों में जो ब्याज दर है, जो रेट है, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। अगर रेट इंक्रीज़ होगा तो जो लोन लेते हैं, मतलब आम जनता जो लोन लेती है उसमें गिरावट आएगी और इस वजह से जो मार्केट में सप्लाई है मनी का वो डाउन होने लगेगा। और इस तरीके से लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तरलता को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के माध्यम से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होने लगेगा। तो देखिए, ये तीनों को ही याद रखिएगा। और वस्तुओं की राशनिंग की बात की जाए तो राशनिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से इक्वलिटी, समानता लाना। अगर डिमांड और सप्लाई में एक इक्वलिटी ला दी जाए तो इस वजह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, देखिए ये यहाँ रीज़न है, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई डाउन हो रहा है तो ये इन्फ्लेशन का एक रीज़न हो जाता है। तो थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा आप लोग सारे पॉइंट्स को। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मतलब उधार लेने वालों को। और बी है, मुद्रास्फीति कर्ज देने वाले को हानि पहुंचाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पहला कथन है यहाँ पे, ऋणियों को लाभ पहुंचाती है इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। और मुद्रास्फीति कर्ज देने वाले को हानि पहुंचाती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में ऑपोजिट हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो मुद्रास्फीति में ऋणदाता हमेशा हानि में होता है, जबकि ऋण लेने वाला हमेशा लाभ में होता है। 7th, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, राजकोषीय नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? आंसर होगा इसका सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ही राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण करता है। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अंडर में होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा किया जाता है। तो 2 पॉलिसीज़ देखिए बहुत पूछी जाती है, एक फिस्कल पॉलिसी हो गई, एक मॉनिटरी पॉलिसी। इसके बारे में भी आगे बात किया जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी, दोनों ही पॉलिसी का कौन
निर्धारण करता है, ये जानना ज़रूरी है। 8th क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, कर या उपरोक्त सभी। तो देखिए फिजिकल पॉलिसी का ये तीनों ही अंग हैं, चाहे वो सार्वजनिक व्यय हो, ऋण हो या कर हो, ये तीनों ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 9th क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख मनी एवं एंड क्रेडिट का नियंत्रण किया जाता है। ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो जो मुद्रा और साख है, मनी एंड क्रेडिट का जो कंट्रोल है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हाथ में होता है। इसका नियंत्रण और सृजन दोनों ही पूछा जाता है। तो देखिए कंट्रोल तो आरबीआई करता है मनी और क्रेडिट पे, पर जो सृजन है वो हमेशा कमर्शियल बैंक करता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भारत में मुद्रा एवं साख मनी एंड क्रेडिट का जो नियंत्रण है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, जबकि मुद्रा एवं साख का सृजन भारत में व्यावसायिक बैंकों कमर्शियल बैंक द्वारा किया जाता है। 10th क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। ए, सेबी, बी, आरबीआई, सी, वित्त मंत्रालय या डी, योजना आयोग। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट रिलेशन आरबीआई से होता है, यही इस पे कंट्रोल भी करता है और इसका निर्माण भी आरबीआई के ही हाथ में होता है, याद रखिएगा। तो भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इसका कंट्रोल भी यही करता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे सेबी हो गया, योजना आयोग हो गया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। शेयर बाज़ार का जो कंट्रोल है वो सेबी के हाथों में होता है, और सेबी का जो स्थापना वर्ष है ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा 1992 है सेबी का स्थापना वर्ष। अगर बजट, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी और आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो ये वित्त मंत्रालय के अंडर में होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मतलब भारत सरकार के अंडर में होता है। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है वो अब प्रचलित नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट हो चुका है नीति आयोग के द्वारा 2015 से, पर योजना आयोग पे क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और टोटल इसमें 12 फाइनेंशियल ईयर प्लान बन चुके थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसका रिप्लेसमेंट नीति आयोग द्वारा हुआ है 2015 से। तो इसी के साथ आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चंस का रिवीजन करिएगा और बाकी जो टेस्ट हैं प्लेलिस्ट में उससे भी लगाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।